कोई न कोई एक क्रांतिकारी की जो इस देश के लिए लगन थी, उससे अपेक्षा थी, जिसने अपना आज हमारे लिए न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। ऐसे क्रांतिवीरों में से आज के समय में एक को याद करना चाहती हूँ, जिनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त जी का नाम ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ जुड़ा रहा। वो नवयुवक सभा के भी सदस्य थे और उनमें जो देश के लिए एक ललक थी वो बहुत ही अनन्य थी, जिन्होंने 13 वर्ष तक काले पानी की सजा अंडमान निकोबार में बिताई और अनेक कष्टों को सहन करते हुए मां भारती के लिए जो उनकी एक आस्था थी वो उन्होंने लगातार बनाए रखा। और एक डॉक्यूमेंट के अनुसार 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जब हम जीत नहीं पाए, तब 1858 में 250 क्रांतिकारियों को, जो भारत की आजादी के लिए सशक्त रूप से बहुत अच्छा प्रयत्न जिन्होंने किया था, जो निष्फल हो गया, उसके बाद उनकी प्रथम खेप थी, प्रथम जहाज था जो अंडमान निकोबार भेजा गया था काले पानी की सजा के लिए। उन सभी क्रांतिकारियों को अपने जीवन का बलिदान करने के लिए हम आज स्वतंत्र भारत में इतने साल बाद भी याद कर रहे हैं, हमेशा याद करते रहेंगे। उनको नमन करते हुए मैं आज के व्याख्यान के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर ममता को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ममता ने आयुर्वेदाचार्य की पढ़ाई जोधपुर कॉलेज से की है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कौमारभूत्य विभाग में पीजी स्कॉलर के रूप में अभी काम कर रही है। इससे पूर्व आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर सीकर में आपका कार्यस्थान रहा। मैं आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ममता, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि आपकी कल्पना है कि एक स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, उसी की श्रृंखला में अपना ये जो आज का 298 व्याख्यान माला चल रही है, इसमें आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परम श्रद्धेय प्रोफेसर बलदेव सर हमारे बीच में उपस्थित है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही मैं सबसे सर्वप्रथम धन्वंतरी वंदना प्रस्तुति के लिए मैम से रिक्वेस्ट करूंगी। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् धन्वन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारम् वन्दे पीयूषजायकम्। डॉक्टर ममता। मैं निवेदन करना चाहूंगी वैद्य विरल भाई शाह सर से कि वो एक दिव्य परिचय देके हमें ज्ञान से अनुभूत करें। वैद्य विरल भाई शाह सर, प्लीज। ओवर टू नमस्कार। नमस्कार जी सभी अध्यापकगण, माननीय वैद्य बलदेव जी, सभी विद्यार्थी मित्रों। अब दिशा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में, कि दिशा का महत्व क्या है। तो भी उसमें एक संक्षिप्त में बात करें तो उसमें सबसे पहले ईशान कोना पवित्र होना चाहिए। ईशान कोने में गणेश जी, शिव जी की स्थापना होनी चाहिए। वहां पर टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन नहीं होना चाहिए। और
कंपाउंड वाला मकान है तो वहाँ ईशान कोने में बर्तन धोने की जगह नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे नाली गटर ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ईशान कोने में टॉयलेट या होते हैं तो बड़ी मेजर डिसीज या आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहती है। अग्नि कोने में अग्नि देवता का वास है, वहाँ पे अग्नि कोने में किचन होना चाहिए। रसोई में कार्य से पहले दीप प्रागट्य होता है कि वहाँ पे अग्नि देवता का वास है। अग्नि कोना और ईसा के बीच की जगह है, वो बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छी जगह है। बच्चे पढ़ने बैठे तो उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे, ऐसे ऐसे रहे तो अच्छा है। वायव्य कोने में जलदेव का वास है, वहां पे बाग बगीचा पानी की टंकी ऐसा होना चाहिए। नैऋत्य कोने में पति पत्नी का बेडरूम होना चाहिए, नैऋत्य की ओर टॉयलेट भी होना चाहिए। पूर्व दिशा का एंट्रेंस सबसे अच्छा एंट्रेंस माना जाता है। पूर्व दिशा का एंट्रेंस स्टेप्स, छोटी बड़ी सीढ़ियां अच्छी होती है। एंट्रेंस के आगे स्पेस हो तो ज्यादा अच्छा होता है। एंट्रेंस के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, और एंट्रेंस से कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। कंजेस्टेड चालिया, कंजेस्टेड स्ट्रीट, सोसाइटी, कॉलोनी में एंट्रेंस के आगे स्पेस नहीं होता है, वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। सूर्य प्रकाश प्रातः काल में मेन एंट्रेंस और टेरेस पर आना चाहिए। घर, क्लिनिक, हॉस्पिटल और सभी के एंट्रेंस में ये चीज अच्छी मानी जाती है। एंट्रेंस का लेवल रोड के लेवल से थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, और हमारा जो घर है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, रोड के लेवल से ऊपर होना चाहिए, और ऊपर की थोड़ा हो तो अच्छा है। दिन पर सूर्य प्रकाश आए तो और भी अच्छा है। सामान घर के अंदर सामान बहुत नहीं होना चाहिए, वो भी एक प्रकार का एक वास्तु दोष है। और बाहर भी बहुत ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। कोई भी बिगड़ी हुई चीज नहीं होना चाहिए, जैसे बिगड़ा हुआ सब्जी है, बिगड़ा हुआ अनाज है, फल है, तो उसको तुरंत निकालना चाहिए। जूठे बर्तन तुरंत धोने चाहिए, ये सब वास्तु दोष करते हैं। दीप प्रागट्य से पॉजिटिव एनर्जी आती है, और फ्लोरिंग का लेवल एक समान हो तो अच्छा है। कई घरों में, कई अपार्टमेंट में ऐसा देखा जाए, फ्लोरिंग का लेवल अलग होता है। कुछ रूमों का फ्लोरिंग थोड़ा ऊंचाई पर होता है, कुछ रूम्स के फ्लोरिंग नीचाई पर होता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे प्रेगनेंसी कंसीव करने में देरी आती है। और आज आज के एक द्रव्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज एक अरिष्टक के बारे में, अरीठा हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में अरीठा, उसके बारे में आप कुछ बात करेंगे। सेपिंडस ट्राइफोलियस इसका लैटिन नाम है। अरिष्ट यानी इससे कदापि कोई अनिष्ट नहीं होता है। और अरिष्ट के लिए जो कुछ शास्त्रों में कुछ बताया गया है, तो उसमें खास चीज ये है कि वो एक ग्रह शांतिकर है, और उसको गर्भपातन बताया गया, यानी ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक उसको भी त्रिदोषक न माना गया है। रीठे का होता है गुजरात में, उसके काफी होते हैं। आदिवासी इलाकों में उसके अच्छे वृक्ष होते हैं। अरीठा का एक अच्छा उपयोग ये है कि उससे हेयर वॉश बनाना चाहिए, जैसे हम दंत मंजन बनाते हैं, लविंग आदि ऐसे ही अभी हम पढ़ाई कर रहे, बच्चे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे, फिर भी उसका हेयर वॉश बनाकर उसको बेच सकते हैं। तो अरीठा मान लो कि 500 ग्राम अरीठा के फल ले आए, उसको धूप में 1 घंटे तपा दो अभी गर्मी में। फिर उसको थोड़ा सा कूट कर उसके बीज को निकाल दो। फिर उसको मिक्सर में क्रश करके उसके ग्रेन्यूल्स बना लो। फिर इसके 30 ग्राम ग्रेन्यूल्स लेना नहीं, 30 ग्राम से कम लोगे तो बाल अच्छी तरह वॉश नहीं हो पाएंगे। तो 30 ग्राम उसके ग्रेन्यूल्स लेना है, और करीब 10 से 15 ग्राम पुराने आंवले लेना है, आंवले के ग्रेन्यूल्स लेना है। और भी कुछ उसमें अच्छी अच्छी चीज डाल सकते हैं, और भी कुछ जाना है तो मुझे जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह का 30-35 ग्राम यौकुट जो अरीठा का ग्रेन्यूल्स है, और पुराने आंवले का जो ग्रेन्यूल्स है, उसको 250-300 मिली पानी में भिगो कर रखे, कम से कम 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे का भिगो कर रखे। फिर उसको धीमे ताप 5 मिनट बॉईल करें। 5 मिनट बॉईल करके 2 उफान आ जाएगी। फिर छान कर उस पानी से हेयर को वॉश करें। पहले इस अरीठे के पानी से हेयर को वॉश करें। फिर एक बकेट में करीब 2 लीटर पानी है, उसमें पूरा नींबू निचोड़ डाला है, उस पानी से हेयर को वॉश करें। फिर सादे पानी से हेयर को वॉश करें, तो इससे हेयर बिल्कुल अच्छी तरह
शुद्ध हो जाएंगे। और कई जगह के पानी में क्षार ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हेयर डिसीज होते हैं, तो उसमें भी इस तरह से नमक डालने से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये हेयर वॉश के लिए बहुत अच्छा है। जो डेंड्रफ होता है, जो बालों में जूं होती है, तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए अच्छा है। और स्किन डिसीज के लिए भी अच्छा है। सोराइसिस के लीजन से यदि सिर पर हो रहे हैं तो उसको निकालने के लिए भी अच्छे। और भी हम बाजार के कुछ शैम्पू इस्तेमाल करें, इससे तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। तो हम जब इस तरह से अरीठे के पानी से हेयर वॉश करते हैं, तो उसके पानी को एक बर्तन में उसको कलेक्ट करने की, बाथरूम में ऐसी इस तरह से बर्तन रहे तो पूरा पानी सिर से धोने के बाद वहाँ पे कलेक्ट हो जाए। फिर वो पानी को हम किसी वनस्पति वृक्ष में डाल सकते हैं, तो इससे वहाँ पे दीमक और कुछ वहाँ पे कोई भी वनस्पति वृक्ष को कोई बीमारी नहीं है। 15 दिन में एक बार ये अरीठा का पानी वनस्पति वृक्ष को डालने से वहाँ पे दीमक ऐसी चीज नहीं होती। ये अरीठा का पानी है, ग्रह शांति करे और ये वास्तु दोष को शांत भी करता है। तो ये अरीठे का पानी से घर में पोछा भी करना चाहिए। तो अरीठा का पानी है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के फ्लोरिंग को वॉश करने के लिए अच्छा है। जो टाइल्स हैं हमारे, उसको वॉश करने के लिए अच्छा है। किचन में भी प्लेटफॉर्म साफ करने के लिए अच्छे है, उसके लिए भी ये अच्छी चीज है। ऐसा माना जाता है कि पहले के जमाने में कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था, बर्तन धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। और आज भी जो हमारे जो सोनी लोग हैं, अपने ऑर्नामेंट्स वॉश करने के लिए भी उसको यूज करते हैं। तो अरीठा का और भी अच्छे उपयोग है। उसको वामक के द्रव्य के तरीके, किसी ने विष पान कर लिया तो उसको अरीठा के पानी से वमन कराकर उसको विष निकालने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ऐसे आम जनता में भी कई लोगों को उसका इस तरह का उपयोग मालूम है। तो अरीठा के बहुत सारे उपयोग है। अरीठा के वृक्ष हम हमारे बागीचे में उगा सकते हैं। और उसमें महत्व की बात ये है, ये शास्त्रकार ने ये लिखा है कि ये ग्रह शांति करे। कम द्रव्य के बारे में लिखा गया है, ये ग्रह शांति करे। तो और इसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी इससे होता है, ऐसा भी लिखा गया है। और तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण अरीठा है। तो अरीठा का एक अच्छा हेयर वॉश बना सकते हैं। उसका यौकुट बनाकर 30-30, 40-40 ग्राम का पैकेट हमें तैयार रखना चाहिए। और जब भी यूज करना है तो उसमें पानी डालकर इस तरह से हेयर वॉश हम बना सकते हैं। उसको हेयर वॉश बनाने के लिए कम से कम 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे तक वॉश करें। और ज़्यादा पानी से ऐसा हेयर वॉश करें। फिर इसको पानी के से वॉश करने के बाद नींबू के पानी से वॉश करें, फिर सादे पानी से वॉश करें, तो हेयर बिल्कुल अच्छी तरह वॉश हो जाएगा। आपको कोई शैम्पू साबुन ऐसे इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं, बराबर। अच्छा, और भी बुखार या सर्दी जुकाम ऐसा हो तो उस समय ये हेयर वॉश करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूरत के अनुसार इस तरह से वो हेयर वॉश करते तो अच्छा है। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, कोई केमिकल्स भी नहीं है, एक अच्छी चीज है। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने आज का जो टॉपिक है कॉस्मेटोलॉजी, उसी के अकॉर्डिंग हेयर के लिए जो कॉस्मेटिक यूज बताया अरिस्टक का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और दिशाओं का ज्ञान जो अक्सर हम नॉलेज में नहीं रखते, वो चीज बताई। गृह शांति कर अरिस्टक के उपयोग बताया, इसके लिए थैंक यू सर। अब मैं आज के एमिनेंट स्पीकर वैद्य अनुभा चौधरी मैम का परिचय देना चाहूंगी, जिनका आज का टॉपिक है हरितकी ए वंडर ड्रग ऑफ आयुर्वेदा वर्सेस टू कॉस्मेटोलॉजी। मैम की जो बीएमएस है वो स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हुई है। मैम की एमडी जो है वह द्रव्य गुण डिपार्टमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से है। मैम की जो पीएचडी है वो भी एनआईए जयपुर से ही है। मैम के जो अदर प्रोफेशनल कोर्स किए हैं वो है आयुर्वेदा कॉस्मेटोलॉजी फ्रॉम एनआईए, ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम एनआईए। इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में रहा है।
मैम की बुक भी पब्लिश हुई है जिसका नाम है स्पीसीज फॉर हेल्थ, स्पाइस फॉर हेल्थ। मैम एज ए एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट कर चुकी है रसोई से प्रोग्राम दूरदर्शन राजस्थान ऑन 15 जनवरी 2019। मैम घर परिवार प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ऑन दूरदर्शन राजस्थान ऑन 13 मई 2019। स्किन एंड हेयर केयर इन समर सीजन। ओवर टू मैम, प्लीज मैम। Good afternoon, respected Baldev sir, Hetal ma'am, Vipul Sahar sir, and all the my fellow learners of Ayurveda. A very good afternoon to all of you. Myself वैद्य अनुभा चौधरी, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हरितकी, अ वंडर ड्रग ऑफ आयुर्वेद विद रेफरेंस टू कॉस्मेटोलॉजी। हरितकी के बारे में हम सब लोग बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार हम जानते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ज़्यादातर देखा जाए, जैसे अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ तो काफ़ी लोगों के प्रिस्क्रिप्शंस भी मेरे पास आते हैं, या जो लर्निंग का टाइम भी रहा है उस समय भी जो प्रिस्क्रिप्शंस देखे हैं, या जो एक सामान्य एक परिप्रेक्ष्य है उसमें हरितकी आज जो है वो एक विरेचक द्रव्य या अनुलोमक द्रव्य के रूप में एक सीमित होती जा रही है। आजकल ज़्यादातर हरितकी का जो प्रयोग है वो एक अनुलोमक द्रव्य के रूप में ही हो रहा है। निसंदेह हरितकी जो है वो अनुलोमन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हरितकी जो है वो एक रसायन भी है, वह स्थापना नाम है, वह स्थापन करने में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य भी बताया गया है। तो वैसे तो हरितकी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिया है हरितकी के बारे में वो कॉस्मेटोलॉजी को लिया है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि एक तो कॉस्मेटोलॉजी की जब भी बात आती है तो आयुर्वेद या हर्बल ड्रग्स के नाम पे एक बहुत बड़ा मार्केट या एक बहुत ही ज़्यादा एक क्रेज़ है आयुर्वेद को लेके कॉस्मेटोलॉजी के फील्ड में। लेकिन जब हम एक्चुअल एज अ आयुर्वेद स्टूडेंट जब हम कॉस्मेटोलॉजी में जाके देखते हैं या हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे जाके देखते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, सिर्फ एलोवेरा है, हल्दी है, चंदन है, और 3-4 चीज़ों में ही पूरी कॉस्मेटोलॉजी को हमने समेट रखा है। जहाँ पे भी देखो कि आयुर्वेद स्किन केयर के नाम पे आपको एलोवेरा मिल जाएगा, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी का जो क्षेत्र है वो सिर्फ ये 4-5 ड्रग्स को लेकर नहीं है। कॉस्मेटोलॉजी एक बहुत ही वाइड एक स्फीयर है आयुर्वेद का, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था आयुर्वेद में उस समय पर भी। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि कॉस्मेटोलॉजी क्या है। जनरली जब हम कॉस्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कॉस्मेटोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ डाइवर्स ओरिजिन। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, साइंटिफिकली कंपाउंडेड एंड यूज्ड टू, क्या क्या आता है उसमें, क्लिंस, आपके स्किन क्लिनजिंग, हेयर क्लिनजिंग, ये सारा जो है जितने भी क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी कॉस्मेटोलॉजी के अंदर आते हैं। एले स्किन ट्रबल्स, यहाँ पे स्किन से स्किन और हेयर और स्किन अपेंडेजेस सभी को लेना है, तो जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट। देन कवर अप इम्परफेक्शंस, जो इम्परफेक्शंस को कवर किया जाता है, अगर कहीं पे कोई जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं वो कॉस्मेटोलॉजी में भी वही वो कॉस्मेटोलॉजी में आता है। एंड ब्यूटीफाई का मतलब यहाँ सिर्फ मेकअप नहीं है, इट ऑल्सो रेफर्स टू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये तो है एक कॉस्मेटोलॉजी की डेफिनेशन। जबकि हम कॉस्मेटोलॉजी के नाम पे एक बहुत ही छोटे से उसके एक पार्ट को हम देखते हैं, कवर अप इम्परफेक्शंस को। अब बात करते हैं अगर आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी की, तो आयुर्वेद में जो कॉस्मेटोलॉजी है वो मदर के वूम से, जब बच्चा फीटल लाइफ में होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। हमने पढ़ा है कि बच्चे का जो वर्ण है वो तभी डिसाइड हो जाता है जब बच्चा मदर के वूम में होता है। फिर जो हमारे यहाँ पे गर्भधारण विधि है या जो हमारे यहाँ पे पुंसवन संस्कार बताया गया है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि इस तरीके का सेवन करना है तो बच्चे मतलब बच्चे का वर्ण अच्छा रहेगा।
तो वहीं से जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी जो है वो स्टार्ट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर। उसके बाद हम सिर्फ आयुर्वेद में जो ब्यूटी है, अगर बात करें ब्यूटी की, तो खाली फिजिकल अपीयरेंस से डिसाइड नहीं होती है। इट इज डिसाइडेड बाय प्रकृति, सार, सहनन, प्रमाण, ये सब क्या है उस इंसान के, उसके अकॉर्डिंग ब्यूटी जो है वो डिसाइड होती है। और कॉस्मेटोलॉजी में अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग लेप, और आप लेप लगा रहे हो या ऑयलिंग कर रहे हो या कोई मलहम लगा रहे हो या क्रीम अप्लाई कर रहे हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट है। डेट इंक्लूड्स आपकी उस जो भी पेशेंट है, यहाँ पे मैं पेशेंट ही रेफर करूँगी, या जो भी पर्सन कंसर्न है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसकी रात्रिचर्या कैसी है, ऋतुचर्या क्या है। जैसे कि दिनचर्या रात्रिचर्या के बारे में हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में कई बार हमारे सामने चीज़ें आती हैं कि आप सुबह अंजन लगाना है, फिर इस तरीके से उपटन लगाना है, उद्घर्षण, उद्वर्तन, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ऋतुचर्या में हम एक चीज़ बहुत मतलब अबाउट स्किप कर जाते हैं कई बार, जो आचार्य वाग्भट ने बताई है। उन्होंने ऋतु के अनुसार लेप बताए हैं कि इस ऋतु में आपको ये लेप लगाना है, इस ग्रीष्म ऋतु है तो ये लेप लगाना है। एक बार जनरल उन्होंने बताया हुआ है। तो ऋतुचर्या का भी उतना ही उन्होंने ऋतु को भी उतना ही महत्व दिया है एज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी। अब बात क्या आती है, अभी तक जो मॉडर्न कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं या जो कॉस्मेटोलॉजी है, उसके अंदर क्या है कि वो क्या करते हैं, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे टू अप्लाई ऑन द स्किन और हेयर वॉट एवर इज द कंसर्न एरिया, और साथ में कुछ उनके पास प्रोसीजर्स हैं, लेज़र टेक्निक्स हैं। वो उस मतलब उनका जो मेन 70% 80% जो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या लाइन ऑफ उनका जो यूसेज है, जो वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, डेटा फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद कहता है कि हेल्दी स्किन, हेयर और बॉडी कैन ओनली अटेन बाय हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आपकी बाकी की सेहत अच्छी है तभी आपकी स्किन, हेयर या बॉडी जो है वो अच्छी रह सकती है। अगर आपको कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है या डिजीज है, तो सबसे पहले वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है। आपकी स्किन डल हो जाएगी, स्किन में प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपके जो हेयर्स हैं वो फ्रिजी, डैमेज्ड हो जाएंगे, या बॉडी जो वो ओबेज होगी या थिन होगी। तो और ये चीज़ हम देखते भी हैं, जहाँ पे भी जब हम निदान स्थान पढ़ते हैं या जब हम चिकित्सा पढ़ते हैं, तो बहुत लगभग आप ध्यान से अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह कोई ना कोई सिम्टम ऐसा जरूर मिलता है जो आपकी स्किन, आपकी हेयर से रिलेटेड होगा, चाहे वो पूर्व रूप की अवस्था में हो, रूप की अवस्था में हो, या आगे जब उपद्रव की अवस्था आती है वहां पे हो। तो डेफिनेटली आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो उसको आपकी स्किन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद जो है वो कभी भी सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके नहीं चलता है, वो आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट को लेके चलता है, और तभी एक हेल्थ जो है वो पूरी मानी जाती है। इसीलिए जहाँ पे भी जो मानस रोग है, वहाँ मानस रोग है या जो मानस विकार है, वहाँ पे भी आपको ऐसे सिम्टम्स मिल जाएंगे जो आपकी स्किन से, आपकी हेयर से, आपके अपीयरेंस से रिलेटेड होंगे। For skin and hair ailments, management of vitiated dose, धातु और श्रोतस are essential along with use of external modalities। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर आपको स्किन और हेयर को ठीक करना है तो आपको तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा, दोष के लेवल पे भी, धातु के लेवल पे भी और श्रोतस के लेवल पे भी। खाली पैक लगाने से या हेयर ऑयल लगाने से या एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही काफी नहीं है। तो दिस इज अ ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी इन आयुर्वेदा, और ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी डिजीज का रेफरेंस ले लो, आपको इससे रिलेटेड सिम्टम्स वहाँ जरूर मेंशन मिलेंगे। चाहे तो जो हमारे वेग हैं, जहाँ पे आधारणीय वेग बताए गए हैं, वहाँ पे भी आपको इसके सिम्टम्स आचार्यों ने बताए हैं। देन बात करते हैं हरितकी। हरितकी के जो एक जनरल क्या कहते हैं विपाक और रस गुण वीर्य विपाक है, इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि आयुर्वेद में सबको एक ऐसी ड्रग है जो जिसको सबको रटे होते हैं, सबको पता होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रेफरेंस स्पेशली चूज करे हैं हरितकी के लिए। एक भाव प्रकाश का है, हरितकी पंचरसा अलवणा तुबरा परम,
रूक शोषणा दीपनी मेद्या स्वादु पाका रसायनी, रसायन कर्म करती है डेफिनेटली। चक्षुष्य लघुरायुष्य भ्रंगड़ी च अनुलोमनी श्वास कास प्रमेयार्श कुष्ठ शोथ उदर क्रमीन। सॉरी, तो यहाँ पे जो सबसे पहली लाइन है पंचरसा अलवणा तुबरा परम, यहीं से कॉस्मेटोलॉजी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अलवणा मतलब इसके अंदर लवण रस नहीं है। अगर आप नेचर में देखोगे तो बहुत ज़्यादातर ड्रग्स जो है वो ऐसी हैं जिनके अंदर लवण रस नहीं मिलता है। बहुत कम गिनी चुनी 15 ड्रग्स ऐसी हैं जिनके अंदर नेचर में लवण रस मिलता है। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि लवण रस जो है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब फॉर मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ आपको कम अमाउंट में चाहिए। दूसरा तुबरा परम, तुबरा परम मतलब कषाय रस है। स्किन के लिए जो कषाय रस वाले द्रव्य हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और लवण जो है वो स्किन और हेयर दोनों के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो एक्सटर्नल, आपने देखा भी होगा, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर जब बरसात का सीजन होता है तो सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हेयर फॉल होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब आपको पसीना आता है, बरसात का टाइम है तो पसीना ज़्यादा आता है। जब पसीना ज़्यादा आता है और तो उसके अंदर लवण रहता है और वो लवण जो है वो बालों को जड़ों को कमज़ोर करता है, उसको हेयर फॉल को प्रपोट करता है। ये एक लाइव एग्जांपल है, जो है ना कि जो लोक में दिखता है वही अपना सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा लोके। तो ये इसका एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल है कि जो लवण है वो किस तरीके से आपकी त्वचा के लिए और आपके बालों के लिए वो हानिकार होता है। और इसीलिए जहाँ पे लवण रस के गुण कर्म बताए गए हैं वहाँ पे भी लवण रस को पालित्य का कारण बताया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है रसायन, रसायन कर्म करती है। जो अभी मैंने पीछे बोला कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके दोष धातु श्रोतस तीनों जब स्वस्थ अवस्था में होंगे तभी जो है आपकी स्किन या हेयर जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। इसके लिए रसायन कर्म का होना जरूरी है। और आगे जब इन्होंने इसकी फलश्रुति बताई तो वहाँ पे सीधा सीधा कुष्ठ लिख दिया। कुष्ठ यानी कि खाली कुष्ठ जो है वो सारे ही अपने जो त्वक विकार हैं उनको, त्वक विकार हैं और उन्हीं से हम केश विकारों का भी ग्रहण कर लेते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करें अगर धन्वंतरी निघंटु की, तो धन्वंतरी निघंटु ने एक स्पेशल बात कही हरितकी के बारे में। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी, जो संतर्पण से रोग उत्पन्न होते हैं उनको प्राय हरितकी जो है वो उनका नाश करती है, या संतर्पण कृत रोगों के लिए हरितकी एक अच्छी औषधि है। अब इसका संतर्पण का कॉस्मेटोलॉजी से क्या संबंध है? तो इसका रेफरेंस हमें मिलता है चरक संहिता में। आचार्य चरक कहते हैं कि रोगस्तस्य उपजायन्ते संतर्पण निमित्तजा। संतर्पण से कौन से रोग बताया उन्होंने? प्रमेह पीड़िका, कंडू, कोट कंडू, दोनों आपके स्किन से रिलेटेड है। पांडु आमे जरा, कुष्ठ आ गया, अन्य प्रदोषाश्च मूत्रकृच्छम अरोचकः तंद्रा क्लैव्यम अति स्थौल्य, स्थौल्य आ गया, आलस्य गुरुगात्रता। आगे जो बताया इन्होंने इंद्रिय श्रोतसाम लेपो बुद्धिर मोहो प्रमील के है। तो जितने भी आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस हो या फिर इंटरनल जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, इंद्रिय श्रोतसाम लेपो बुद्धिर मोहो प्रमील के है। जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल दोनों ही लेवल पे जो संतर्पण है वो डिजीज क्रिएट करता है दैट आर रिलेटेड टू कॉस्मेटोलॉजी। और यहाँ पे उन्होंने धन्वंतरी निघंटु ने क्या बताया कि जो हरितकी है वो संतर्पणकृत रोग जो है उनका नाश करने के लिए बताई गई है, कि वो जो है मेनली वो संतर्पण से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका नाश करती है। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है हरितकी का कि आप किस तरीके से हरितकी को कॉस्मेटोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। मैं कैसे यूज करती हूँ या और क्या क्या उसके जो है एविडेंसेस हैं। एविडेंस के साथ साथ मैं अपना जो मेरे क्लिनिकल डेटा है मेरे पास, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ इसी को देख के मैंने हरितकी को एज अ कॉस्मेटोलॉजिकल ड्रग चूज नहीं करा है। मैं यहाँ पे कुछ क्लासिकल इंडिकेशंस बता रही हूँ जो आपको हरितकी के बारे में मिल जाएंगे। जैसे कि चक्रदत्त में कुछ चिकित्सा में आता है अभ्यारिष्टादि चूर्ण, जिसमें आता है हरितकी, जिसका कंटेंट है
नीमपत्र आंवले की चूर्ण। इसी तरीके से अष्टांग हृदय में कुष्ठ के लिए है पथ्य, तिल, गुड़, अरुष्कर का सेवन। त्रिफले आदि तेल मिल जाता है योग रत्नाकर में शुद्ध रोग चिकित्सा में। दूर्वादि लेप मिल जाता है जिसमें दूर्वा, हरितकी, सैंधव, चक्रमर्द, वन तुलसी का लेप बताया गया है ददरू, कंटू, रुजा के लिए। इसी तरीके से गोमूत्र हरितकी का सेवन बताया है पामा और कच्छू के लिए चक्रदत्त में। और योग रत्नाकर में जो आम्र, मज्जा और हरितकी का लेप बताया दारुणक की चिकित्सा में। ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको लेप बताए ये सिर्फ ऐसे लेप हैं जिनमें स्पेशली हरितकी आया है, त्रिफला नहीं आया है। जब आप क्षुद्र रोग चिकित्सा देखोगे या कुष्ठ चिकित्सा देखोगे या वातरक्त भी देखोगे तो आपको त्रिफला का प्रचुर प्रयोग मिलेगा। अगर त्रिफला को भी देखें तो उसमें हरितकी और आंवलकी वो सेम कर्म करते हैं, उनका सिर्फ वीर्य विपर्य है। दूसरा जो विभीतक है, हालांकि वो आंवला और विभीतक जो है मेरे प्रेजेंटेशन का या मेरे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है कॉस्मेटोलॉजी के लिए, पर क्योंकि त्रिफला ज़्यादा आप देखोगे कि 90% से भी ज़्यादा फॉर्मुलेशंस में या जो भी एकल द्रव्य चिकित्सा या जो योग बताए गए हैं हर त्रिफला जो है ज़्यादातर का कंटेंट है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं बताती हूँ कि आंवलकी जो है वो शीत है, तो ये त्रिदोष शामक तो होता ही है त्रिफला। उसके साथ में जो विभीतकी है, विभीतक जो है वो वर्ण विकारों के लिए बहुत एक श्रेष्ठ औषधि है, जहाँ पे भी कृष्णीकरण के लिए विभीतक का स्पेशली प्रयोग बताया गया है संहिता में, जो कि हम जनरली करते नहीं है। लेकिन मैंने जो क्षेत्र के जो नए केसेस हैं, मतलब जिनको अभी 1 साल से कम का शिवित्र हुआ है, उनको आप विभीतक का लेप मैंने पर्सनली दिया है विद एरंड तेल में मिक्स करके विभीतक का लेप, और उसमें उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है अलॉन्ग विद द जो बाकी की मेडिसिन हैं उसके साथ में। लेकिन मुझे इस लेप का एक अच्छा रिजल्ट मिला है और ये रेफरेंस आपको सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा कि विभीतक जो है वो कृष्णीकरण के लिए है, और एरंड तेल का भी आपको निघंटुओं में रेफरेंस मिल जाएगा कि वो कृष्णीकरण करता है। एंड प्रैक्टिकली मुझे ये कई केसेस में मिला भी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वही जो ड्रग कॉम्बिनेशंस या योग यहाँ पे कम कुछ बताए हैं जिनमें कि सिर्फ हरितकी है, बाकी त्रिफला के साथ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसी तरीके से कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जैसे पथ्यादि क्वाथ हो गया, फल त्रिकादि, त्रिफलारिस्ट, अगस्त्य हरितकी, त्रिफला घृत, त्रिफलादि तेल। बहुत ज़्यादातर जो फॉर्मुलेशंस स्किन डिजीजेस के लिए या आपकी हेयर डिजीजेस, हेयर प्रॉब्लम्स के लिए या फिर शुद्ध रोग चिकित्सा, कुष्ठ चिकित्सा में जो आए हैं उसमें त्रिफला या हरितकी आपको एज अ कंटेंट ज़रूर मिलेगा। अब बात आते हैं केमिकल की। ये ऐसा होता क्यों आजकल बहुत ज़्यादा चलता है ना कि आपको एविडेंस, हर कोई आयुर्वेद से एविडेंस मांगता है, तो हियर इज द एविडेंस। सबसे पहले अगर देखें शिकेमिक एसिड हरितकी के अंदर होता है। शिकेमिक एसिड जो है ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप को बिलोंग करता है। अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप जो है वो कॉस्मेटोलॉजी में ये माना जाता है कि ये एक्सफोलिएट करने का काम, एक तो एक्सफोलिएट करने का काम करता है। एक्सफोलिएशन का काम मतलब जो आपकी डेड स्किन जो इकट्ठी हो जाती है उसको विदाउट रबिंग, विदाउट फिजिकल फ्रिक्शन ये उसको रिमूव करता है, और ये इरिटेशन भी नहीं करता। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप्स के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनका काम है। इसी में शिकेमिक एसिड जो है वो भी इसी ग्रुप का है, जो कि हरितकी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो ये एक्सफोलिएशन का काम करता है। जब एक्सफोलिएशन का काम करता है तो रिजुविनेट होती है आपकी स्किन, जो एक ग्लो आती है, एक रेडिश फ्रेश, जैसे बच्चे की स्किन होती है ना सॉफ्ट सपल, उसके ऊपर कोई डेड स्किन की लेयर नहीं होती है, उस तरह का इफेक्ट आपको मिलता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये प्रीमेच्योर एजिंग से भी आपको बचाता है। और दूसरा शिकेमिक एसिड जो है वो बहुत एंटीबैक्टीरियल भी है। तो ये जो प्रोपायनोबैक्टीरियम है जो बेसिकली एक्ने कॉज करता है, कौन से वाले एक्ने, जो सिस्टिक एक्ने होते हैं जो कि बाद में मार्क छोड़ जाते हैं, उन एक्ने पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मेरी प्रैक्टिस में अभी तक मोर देन 20 पेशेंट्स को मैंने ये दिया है, जिसमें से कुछ पेशेंट्स का भी जो अभी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उनको काउंट नहीं कर रही हूँ। ऐसे केसेस में मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट हरितकी का मिला है।
मैं एक केस यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी अगर मुझे मौका मिला यहाँ पे प्रेजेंट करने का, तो डेफिनेटली मैं फोटोज़ के साथ और पूरा स्टैट के साथ आपको वो दिखाऊंगी। एक लड़की, एज उसकी 20 ईयर्स, कफ प्रकृति की पेशेंट थी। वो पिछले 5-6 साल से बैटनोवेट नाम की क्रीम, जिसमें कि बैटनोसोल होता है और नियोमाइसिन होता है, वो अपनी स्किन पे रेगुलरली यूज़ कर रही थी टू प्रिवेंट एक्ने। किसी ने उसको बताया होगा और फिर उसके बाद OTC यूज़ जो है वो कर रही थी। अब उसको यूज़ करते करते उसकी जो स्किन थी वो ऐसी थी कि आपको कहीं पे भी ऐसा एक 2 सेंटीमीटर का एरिया स्किन पे नहीं मिलेगा जहाँ पे मार्क ना हो। आफ्टर एप्लीकेशन खाली हरितकी का पेस्ट, हरितकी जो चूर्ण होता है उसको पेस्ट कच्चे दूध में पेस्ट बना के लगाने के लिए दिया, एंड नाउ शी हैज़ रिकवर्ड वेरी वेल। नेक्स्ट टाइम मैं उसकी जो पिक्स हैं वो आपके लिए ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगी। देन नेक्स्ट वन इज़ गैलिक एसिड। गैलिक एसिड जो है ये हरितकी में बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसी गैलिक एसिड की वजह से हरितकी को जो है चरकनी वैर स्थापन महाकषाय में आचार्य चरकनी वैर स्थापन महाकषाय में रखा है। और इसी गैलिक एसिड की वजह से हरितकी को गड़बड़ी को निषेध भी किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो एक अलग टॉपिक है। गैलिक एसिड जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी मिलती है, और इतनी हाई antioxidant activity could potentially work well against the high oxidative stress that skin cells come under frequently from actions of UV radiations induced free radicals। मतलब जो भी सनबर्न है या फिर जो टैनिंग है या जो फोटो एजिंग जो होती है, फोटो एजिंग मतलब जब कोई भी अपने गांव के लोग या जो लोग ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं उनकी स्किन आपने देखी होगी, तो फर्स्ट टैनिंग होती है जो नॉर्मली हम लोगों को भी होती है। जब हम सन में अगर 7 मिनट से ज़्यादा रहते हैं तो जनरली हमको टैनिंग हो जाती है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा सन में काम करते हैं, जैसे गार्डनर्स हुए या जो गांव में काम करते हैं, उनके फोटो एजिंग की वजह से, ज़्यादा सन एक्सपोजर होने की वजह से टैनिंग के साथ साथ जो स्किन है उसमें आपने देखा होगा ऐसे स्क्वायर शेप की एक स्ट्रक्चर्स जैसी आपको दिखने लगती हैं, वो होता है फोटो डैमेज। उसमें क्या होता है कि जो स्किन के फाइबर्स हैं, जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, वो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो टफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो एक्सेस मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से मेलानिन तो बढ़ता ही है, साथ में एज अ रिजल्ट ऑफ एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म जो स्किन सेल्स हैं उनके अंदर क्रेटिन प्रोटीन है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जो हमारी जो स्किन है वो हार्ड होने लगती है, उसके अंदर क्रैक्स जैसे आने लगते हैं। तो जो गैलिक एसिड है ये इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे जो गैलिक एसिड जब हम हरितकी को देते हैं, यहाँ पे आपको हरितकी इंटरनली भी देनी है, एक्सटर्नली भी देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि जब हम कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं स्किन के ऊपर तो वो एपिडर्मल सेल तक रहता है, एपिडर्मल लेयर तक रहता है, और जब हम इंटरनल देते हैं तो वो जो डर्मिस है वहाँ तक उस पर इफेक्ट करता है। इसीलिए जहाँ पे भी हमारी संहिताओं में भी आप देखो, जहाँ पे भी ये पुष्ट चिकित्सा या शुद्ध रोग चिकित्सा है, वहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल एप्लीकेशन दोनों का प्रयोग साथ साथ बताया गया है। क्योंकि अगर डर्मिस में प्रॉब्लम है तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, और अगर एपिडर्मिस में प्रॉब्लम है तो इंटरनल यूज जो है वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको गैलिक एसिड दोनों तरीके से काम करता है। जो इलास्टिन फाइबर्स हैं वो आपके डर्मिस में मिलेंगे, तो आपको ये इंटरनली देना है, और एक्सटर्नली जो है आपको मेलानिन को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसका कराना पड़ेगा। देन बीटा सीटोस्टेरॉल जो है ये इट इज सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल which occurs naturally in skin. Applied to skin, it is considered a good moisturizing and skin soothing ingredient. जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, तो जब हम मॉडर्न साइंस में देखते हैं ऐसी कंडीशन को, तो वो हार्मोनल थेरेपी देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ड्राई स्किन है तो वो हार्मोन थेरेपी की तरफ जाते हैं। या आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं
वो मिलती मार्केट में भी मिलती हैं। तो यहाँ पे बीटा सिटोस्टेरॉल का हार्मोन से क्या रिलेशन है? एक तो ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है डेफिनेटली, लेकिन जब हम इसको इंटरनली यूज करते हैं बीटा सिटोस्टेरॉल को, तो ये फाइटोएस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अपॉन स्टोरेजिंग टू द बॉडी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइटोएस्ट्रोजेंस, और जब ये फाइटोएस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट होता है तो ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट देता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो आपका स्किन का टेक्सचर है उसमें उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। और इसीलिए ये क्या है, गुड मॉइस्चराइजिंग एजेंट का भी काम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है तो ये लिपिड है, तो सेल की जो लिपिड लेयर है उसके ऊपर ये कोटिंग बनाता है और स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट की तरह ये वर्क करता है। देन इलेजिक एसिड, इलेजिक एसिड जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें स्किन वाइटनिंग इफेक्ट भी आता है। जो यूवी इंड्यूस्ड स्किन पिगमेंटेशन है, ये काम कैसे करता है? ये टायरोसाइनेज को इनहिबिट करता है, टायरोसाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। एंड टायरोसाइनेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन फ्रॉम मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट से मेलानिन बनने के लिए टायरोसाइनेज की एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एलर्जिक एसिड जो है वो टायरोसाइनेज की एक्टिविटी को कम करता है, इसलिए स्किन वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। जबकि ज़्यादातर क्या होता है कि मैं यहाँ पे केस बताती हूँ। मेरे पास ऐसे 2 केस आए हैं, जिसमें से एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है और एक जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है, बट कोविड के कारण ओपीडी बंद हो गई थी, तो इसलिए उनका ट्रीटमेंट बंद हो गया और अभी वो मेरे पास दोबारा लौट के नहीं आए हैं, क्योंकि अभी ओपीडी खुले हुए 3 ही दिन हुए हैं। तो उसमें क्या था, उनको एक तो मेदो विकार, उनका जो पूरा अपीयरेंस था वो जो मेदो विकार वाला उनका अपीयरेंस था, अकेंथानाइग्रेंस था उनकी नेक पे, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस था, पीसीओडी भी थी साथ में, और पूरा जो फेस है ना वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इनके ऊपर ब्लैक कलर पेंट किया है। क्योंकि सरकारी ओपीडी में मेडिसिन मिलती हैं, हमारे यहाँ पे अच्छी सप्लाई है, बट इस तरह के केस के लिए देयर वाज ओनली हरित की, तो मैंने उनको सिर्फ हरित की खाने के लिए और हरित के लगाने के लिए दिया। एंड विद अ ट्रीटमेंट ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ में उनका जो स्किन कलर, मतलब जो ब्लैक कलर जो ऐसे लग रहा था कि पेंट हुआ है, वो जो नॉर्मल ब्लैक कलर होता है, जैसे स्किन जो डार्क कलर लोग होते हैं या जिनकी स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा डार्क होता है, वो उस टाइप का होना स्टार्ट हो गया। डेफिनेटली मेरे पास उनकी फर्स्ट टाइम की पिक्चर है, लेकिन अभी की नहीं है, तो मैं अभी वो जब नेक्स्ट आएंगी मैंने उनको कॉल कर दिया है। डेफिनेटली जब वो रिकवर हो जाएंगी तो आई विल प्रेजेंट द बोथ द केसेस, जो मैंने पहले बताया और ये वाला जो केस है। इलेजिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड इन एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्रिपरेशंस। जो इलेजिक एसिड है, एक्चुअली अगर हम फाइटोकेमिकली देखें तो जो गैलिक एसिड है यही बॉडी में जाने के बाद इलेजिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है शिकिमिक एसिड पाथवे से। तो जो इलेजिक एसिड है ये बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है, या एंटी माइक्रोबियल का काम करता है। तो ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू में भी यूज़ किया जा सकता है। ये अंडर मतलब हम लोग तो यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पे दारुणक चिकित्सा में, और अभी आया ही था पीछे कि दारुणक चिकित्सा में आम्र मज्जा और हरितकी का पेस्ट लगाना है, तो हमारे यहाँ पे तो ये रेफरेंस है ही, लेकिन जिनको एविडेंस का ज़्यादा रहता है कि हम उन्हें एविडेंस ही चाहिए, तो ये अंडर अभी ये जहाँ से मैंने लिया है जिस आर्टिकल से पबमेड में अंडर पब्लिकेशन है ये आर्टिकल, तो जब हो जाएगा मैं आपको इसका रेफरेंस दे दूँगी। देन फेरुलिक एसिड, फेरुलिक एसिड जो है ये कॉस्मेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका कारण क्या है कि ये स्किन की हीलिंग को तेज़ करता है, स्किन की हीलिंग को फास्ट करता है। Ferulic acid forms a secure barrier as well as contributes to the skin's healing process, helping reduce dark spots and uneven pigmentation. Oxidative stress also blocks pores and can lead to breakouts. The antioxidants in ferulic acid contains anti-inflammatory properties that reduce inflammation. इसीलिए जहाँ पर भी, वैसे भी हरितकी को शोथनाशक बोला ही गया है, लेकिन जहाँ पर भी जैसे
जहाँ पे शोथ आ जाता है ना स्किन में, जैसे कहीं पे इचिंग के बाद जो इन्फ्लेमेशन जैसा हो जाता है, वहाँ पे अगर आप तुरंत भी हरितकी का लेप लगवा दो ना तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किसी को इंसेक्ट बाइट हुआ है वहाँ पे आप, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो है वो गाँव में है और वहाँ पे इस टाइप के केसेस जो है वो बहुत आते हैं कि खासकर छोटे बच्चों में, कि उसको किसी कीड़े ने काट लिया और अभी वहाँ पे इचिंग के साथ बर्निंग सेंसेशन हो रही है, रेड रेड मार्क जैसा बन गया है, वहाँ पे हरितकी का लेप ड्रिप के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरीके से एंटी इलास्टेज एक्टिविटी हैज बीन प्रूव्ड इन इनिशियल स्टडीज। जो एंटी इलास्टेज जो है, जो ये विस्थापन इलास्टेज जो एंजाइम है, ये क्या करता है, जो हमारी स्किन के अंदर इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उनको डिग्रेड करता है, और विद एज इलास्टेज का काम तो चलता रहता है, लेकिन इलास्टिन फाइबर्स का जो रिप्लेनिशमेंट है या उनका जो रिन्यूअल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें हमारी स्किन में झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और क्योंकि हरितकी जो है वो वय स्थापना नाम है, वय स्थापन करती है, तो वय स्थापन मतलब आपकी स्किन को भी ठीक करेगी, आपकी स्किन को भी मेंटेन रखना चाहिए। जिस एज में है उतनी ही एज के अकॉर्डिंग आपकी स्किन के चेंजेस होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एंटी इलास्टेज एक्टिविटी जो है वो काम में आती है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हरितकी जो है, एक आपने अभी सुना होगा, काफी एड भी आते हैं उस प्रोडक्ट्स के और बहुत ज्यादा हाइप है इस समय कॉस्मेटोलॉजी में, डेट इज अबाउट हियालुरोनिक एसिड। अब ये जो हियालुरोनिक एसिड है एक मार्केटिंग गिमिक है एक्चुअली। हियालुरोनिक एसिड आप सीरम के फॉर्म में लगाओ, क्रीम के फॉर्म में लगाओ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हियालुरोनिक एसिड ना तो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसका जो साइज है, मॉलिक्यूल साइज जो है वो इतना ज्यादा है कि वो स्किन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। दूसरा, अगर एब्जॉर्ब हो भी जाए तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगा स्किन में। ये प्रूव्ड है, साइंटिफिक स्टडीज हैं, बट स्टिल द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो उसको मार्केट कर रही है। अब यहाँ पे हरितकी का रोल आता है। हरितकी के अंदर जो स्टीमिक एसिड और इलेजिक एसिड, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये जब स्किन के अंदर जाते हैं तो ये हियालुरोनिक एसिड वाला ही इफेक्ट आपको देते हैं। दूसरा, ये तो वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात। जब हम इंटरनली हरितकी का सेवन करते हैं, हियालुरोनिक एसिड के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि हियालुरोनिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो एक्सटर्नली आप उसको नहीं ले सकते। जैसे इंसुलिन को आप खा नहीं सकते हो, उसी तरीके से हियालुरोनिक एसिड भी आपकी बॉडी के अंदर ही मिलता है, किसी सप्लीमेंट के द्वारा आप अभी तक की जो हमारी साइंस ने डेवलपमेंट किया है, जो फार्मेसी में डेवलप हुआ है, वो यही है कि अभी तक उसको आप इंजेस्ट नहीं कर सकते हो हियालुरोनिक एसिड को, वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। और जितने भी इलास्टिन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, इनकी वर्किंग के लिए, इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हियालुरोनिक एसिड नेसेसरी है। और जब हम, ये प्रूव्ड है कि जब हम हरितकी का सेवन करते हैं तो हियालुरोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ती है। डेट्स वाई हरितकी जो है वो आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करती है, जितना आपकी कार्टिलेज को भी इम्प्रूव करती है। संधिवात में जहाँ पे कार्टिलेज डैमेज इनिशियल केसेस हैं, वहाँ पे भी हरितकी का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और इसीलिए मे भी शायद इट्स माय अंडरस्टैंडिंग कि शायद आचार्यों ने इसीलिए हरितकी को वय स्थापना नाम कहा होगा। So that is for today. Thank you. And I hope कि इतना बताने के बाद शायद मैं बहुत ज़्यादा नहीं पर इतना तो कर ही सकती हूँ कि आयुर्वेद में जो कॉस्मेटोलॉजी है, डेट इज़, मैंने शायद आपको इतना तो सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि आयुर्वेद में जो कॉस्मेटोलॉजी है, डेट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली और नॉट कॉन्फाइंड ओनली टू एलोवेरा और just for एलोवेरा और मंजिष्ठा और just हरिद्रा। इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, बट दे आर द रियल वर्कर्स इन द कॉस्मेटोलॉजी। जैसे हरितकी है, आप आज जाके देखिएगा, जितने भी हमारे यहाँ पे त्वचा से संबंधित जो अध्याय हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हरितकी
का प्रयोग ज़रूर मिलेगा और इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपको खुद लगेगा कि हमने कभी इस बारे में इतना सोचा ही नहीं। सो थैंक यू एंड एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस आर वेलकम। थैंक यू मैम, आपने अपने चिकित्सकीय अनुभवों के साथ एविडेंस बेस्ड खरीदकी के बारे में कॉस्मेटिक एस्पेक्ट बताएं, जो निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। और सच में आपने आई ओपनिंग की हमारी कि हमें संहिताओं में जाके अपनी हरीदकी के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अभी तक चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने इतने अच्छे से और हर जो एस्पेक्ट है उसको क्लियरली बताया है। और फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, पूजा पाटिल जी है। जी वो मैम चीन एरिया पर ब्लैक पिगमेंटेशन होता है, तो उसका रीज़न क्या है? मतलब 7th या 8th स्टैंडर्ड से ही मुझे ब्लैक पिगमेंटेशन है चीन एरिया पे थोड़ा थोड़ा। तो अभी थोड़ा कवर हो रहा है, और भी बाद में क्या हुआ था, टैन भी हुआ था, तो तब भी थोड़ा वो बढ़ गया था, तो उसके बाद वो पूरा कवर नहीं हुआ है। हेलो, अगर मैंने आपको, आपकी आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, अगर मैंने सही सुना है तो मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। आपका कहना है कि 7th स्टैंडर्ड से आपको चिन एरिया में हल्का पिगमेंटेशन था, हाँ। एम आई राइट? यस। अच्छा, अब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी है वो पिगमेंटेशन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? नहीं, तब हल्का ही था, मतलब 7th में इतना ज़्यादा दिखता नहीं था, 9th 10th में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन तब समझ में नहीं आया था कि ये पिगमेंटेशन वगैरह है। लेकिन बाद में 11th 12th में जब घर से बाहर गए तो चेंजेस आए खाने वगैरह में, डाइट में, तब वो बढ़ गया, थोड़े पिंपल वगैरह भी आ गए, और बाद में अभी वो पिगमेंटेशन टैनिंग होने के बाद बढ़ गया है। वो पिगमेंटेशन जो है वो किस पैटर्न में है? अगर आप मैं आपको, अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे ना अपनी पिक भेज दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि वो मतलब बाउंड फॉर्म में है, एक शेप में है, या वो एक डिफ्यूज पिगमेंटेशन है। शेप में नहीं है मैम, मतलब ऐसे अगर दूर से देखा जाए तो वो समझ में नहीं आता है, ऐसे लगता है कि स्किन का कलर ही है ऐसा। अच्छा, कॉर्नर ऑफ माउथ से स्टार्ट होता है? जी। दोनों तरफ से, एक तरफ से? दोनों तरफ, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन नीचे लोअर लिप से ज़्यादा नीचे की तरफ से ज़्यादा है, और दोनों साइड में थोड़ा सा। अच्छा, आपका ये डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी हिस्ट्री बताएंगे आप मुझे? हाँ, मतलब कभी कभी ये थोड़ा पेट अच्छे साफ साफ नहीं होता था। अच्छा, अभी होता है? अभी होता है। कोई मेडिसिन लेने के बाद या अपने आप होता है? बीच में मेरा थोड़ा एच बी कम हो गया था, तब थोड़े मेडिसिन शुरू थे, लेकिन उसके अच्छा, बाद, हाँ, तो उसके पहले भी था, मतलब अच्छा था, लेकिन मेडिसिन मतलब कभी भी ऑन ऑफ। भूख लगती है आपको ठीक से? नहीं, थोड़ा कम लगती है, बचपन से ही भूख कम है। एक काम करिए आप, मतलब अभी बिना देखे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, पर जहाँ तक है ये आपके डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से है। आपको जो अग्निवर्धक द्रव्य हैं उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए, और बाकी तो मैं देख के ही बता सकती हूँ, बिना देखे तो मैं भी इतना ज़्यादा नहीं बता सकती। पर जो आपकी हिस्ट्री है उसके अभी तक तो जो है वो यही लग रहा है कि ये आपके जो डाइजेशन में प्रॉब्लम है उसी की वजह से है। जी। जहाँ पे आपको जो अग्निवर्धक द्रव्य है, खासकर जो यकृत, जस्ट अ मिनट, जो यकृत को सुदृढ़ करने वाले या यकृत रसायन वाले जो द्रव्य हैं उनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें लाभ मिलेगा। जी, थैंक यू। और वो मैम, जी, मेरी स्काल्प भी बहुत ऑयली है, मतलब हेयर स्काल्प। स्कैल्प ऑयली है?
हेयर फॉल होता है आपका स्कैल्प ऑयली में हाँ, इसमें ना बेटा दो चीजें होती हैं। आप जब इचिंग होती है स्कैल्प में, हाँ इचिंग होती है। अच्छा जब इचिंग करते हो तो हाथ में मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ रोल होके आ गया हो, आपके नेल्स में लगा हाँ हो कुछ। इसमें आ जाता है बहुत ज्यादा। बेटा वो फंगल इन्फेक्शन है, ये जैसे होता है ना दारुणक, उसकी हाँ चिकित्सा वो कराइए। कंटिन्यू होता है, मतलब कंटिन्यू शुरू ही है अभी 3-4 साल से। हाँ जी, तो उसकी चिकित्सा आपको करानी पड़ेगी बेटा, और वो देख के होगी। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू। है इन विच कल्पना गिव इंटरनली टू पेशेंट। हाँ जी, इन विच कल्पना गिव इंटरनली टू पेशेंट। हरित के लिए पूछ रहे हैं जतिन खुराना जी। हरितकी को आप इंटरनली कैसे दे सकते हैं? हरितकी को इंटरनली तो आप चूर्ण के रूप में दे सकते हैं, हरितकी की वटी के रूप में भी दे सकते हैं, और ये भी स्टडी हुई है। हरितकी मतलब अगर कॉस्मेटोलॉजी के पर्पज से आप देख रहे हैं तो हरितकी जो है वो चूर्ण रूप में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। हेलो जी मैम, हेलो। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज वर्क ऑन मिलेज्मा, इफ यस सो मैम प्लीज एडवाइज हाउ टू यूज इट। ओके, मेलेज्मा के जो है दो कारण जो अगर जितने भी कारण है उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला ये है कि जो मेलेज्मा है फीमेल में है मेल में है। हेलो, पेशेंट मेल है फीमेल है? हेलो, प्लीज हाँ शारदा डॉक्टर। जी आप हाँ पेशेंट जो है अनम्यूट वो कीजिए और क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी डॉक्टर अनुभा, डॉक्टर आप ऐसे ही बता दीजिए क्योंकि जी चैट बॉक्स में किसी ने लिख रखा है जी, और शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। या ओके मैम। एक्चुअली मेलेज्मा जो है वो दो कारणों से होता है। बेसिकली जो के जितने भी कारण हैं, उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड सेकंड वन इज जो है आपके डाइटरी या जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है उससे रिलेटेड होते हैं। अगर हार्मोनल है और अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको उसका हार्मोनल प्रोफाइल एक बार देखना पड़ेगा, उसको मेंसेस टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनको जो है बाकी और कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर फीमेल मेल पेशेंट है तो उसमें आपको थायराइड और टेस्टोस्टेरोन लेवल एक बार देखना पड़ेगा कैसा है, उनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो चीज़ें ठीक है तो दूसरी चीज़ जो आती है वो आता है आपका एचपी लेवल कैसा है। और एक कॉमन कारण जो मेलेज्मा का बहुत ज़्यादा है और जिसको हम बड़ों में ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं वो है कृमि। जो कृमि जिनको होते हैं उसमें इसकी जो मेलाज्मा है इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको एक ब्रॉड कैटेगरी है, बाकी तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ही पता चलेगा, पर इन तीन चीज़ों पे तो आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, और खासकर कृमि पे क्योंकि उसको हम जनरली स्किप कर देते हैं। और दूसरा जी कई मैम। बार क्या होता है हाँ जी मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कर which type of हरितकी is used for formulation। एक्चुअली अभी तो जो हरित की मारी जो 7 टाइप की हरित की हमें बताई गई हैं वो आइडेंटिफाई प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आइडेंटिफाइड नहीं है। अभी जो हरित की आती है वो जो बाल हरित की होती है उसी को फॉर्मुलेशन में जो अपक अवस्था की हरित की होती है उसी को यूज किया जाता है। और जो हमारे यहाँ पे 7 तरह की बताई गई हैं हरित की वो एज सच हमें प्रैक्टिकली नहीं मिलती हैं। ठीक है, हेलो जी मैम। जी जी। मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर रिशु चतुर्वेदी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज कर रखा है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। रिशु चतुर्वेदी जी। डॉक्टर रिशु चतुर्वेदी जी ने हैंड रेज कर रखा है, कृपया अपना जो माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो आप। शायद वो नहीं है।
थैंक यू मैम, आपने बहुत ही सहज और सरलता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब मैं नेक्स्ट सेशन के लिए जो है हमारा धन्यवाद ज्ञापन, उसके लिए इनवाइट करूंगी डॉक्टर सुजाता मैम, दीक्षा खतूरिया मैम, प्लीज आए और मैम का धन्यवाद ज्ञापन करें। इससे पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। डॉक्टर अनुभा, जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और पहले भी जब अपना ऑफलाइन यहाँ सेशन चलते थे प्रत्येक शुक्रवार को, तो मुझे याद है कि जब भी मुझे स्पीकर की बड़ी आवश्यकता रही और सभी टीचर्स नेट के काम में और NABH के काम में जब बहुत बिजी थे, तो मुझे पता है कि तुमने बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है और उस काम में व्यस्त थी, रिसर्च आर्टिकल में व्यस्त थी, मगर PhD के काम के साथ साथ तुमने हमेशा ना नहीं बोला। एक तुम और डॉक्टर विनय दोनों द्रव्य डिपार्टमेंट के, और जैसे ही कहा तो तुमने फलग्रित के ऊपर भी बहुत बढ़िया सेशन लिया था और काश हम वो रिकॉर्ड कर पाए होते। तो मुझे आज ये सभी सुन के वही याद आ रहा था कि तब हम नहीं कर पाए, तो हम फलग्रित के ऊपर भी फिर से एक बार करवाएंगे। तब भी आपने बहुत अच्छा था, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे आचार्यों ने जो ओल्ड फॉर्मुलेशन है वो कितने बढ़िया तरीके से इतना डीपली सोचने के बाद बनाए हैं। तो बेटे आपने बहुत ही ज्यादा साथ निभाया, मीन्स ऐसे इमरजेंसी थैंक यू चिकित्सा के मैम। लिए। हाँ जी, मैं विश्वारित बस मैम आपका आशीर्वाद मिलता रहे, वही बात है। विश्वारित परिषद की ओर से आज मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। और आपने आज भी दूसरे मैडम है डॉक्टर विशाला मैम, उनका लेक्चर था मगर बाय चांस उनकी कुछ जर्नी डिसाइड हो गई, तो इस वजह से वो नहीं ले पाए। और मैंने जैसे ही तुम्हें पूछा तो अभी तुम कोविड से बाहर आई हो, तुम स्वस्थ और दीर्घायु रहो, बहुत थैंक यू अच्छी मैम। शुभकामना। और तुमने तुरंत ही हाँ बोल दिया कि हाँ मैम मैं ले लूंगी, तो बहुत सारा धन्यवाद कि आप बहुत अच्छी प्रगति करें अपने जीवन में। और सभी मैं व्यूअर्स को भी एक बात बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अनुभा बहुत अच्छी अदाकारा भी है। बहुत सारे उन्होंने अलग अलग जगह पे फिल्म में भी और ऐसे सीरियल्स में भी काम किया है। तो ऐसे हमारे पास आयुर्वेद में 2 लोग हैं, एक डॉक्टर हितेश व्यास जी है जामनगर में, एक हमारी अनुभा है। तो स्पष्ट आवाज और बहुत अच्छी तरह से बातों को रखना, ये आपके लिए बहुत सहज है। हम सभी को तो सीखना पड़ता है कि किस तरीके से, है ना, एक बार बोल के भी देख लेंगे। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। मैं आशा करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स उससे फायदा उठाएंगे और आयुर्वेद को ऊपर उठाने के लिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए अग्रेसित होंगे कि हमें उसको लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, धन्यवाद जी। और प्रथम लेक्चर के लिए डॉक्टर विरल भाई शाह का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप हमेशा हमें कोई ना कोई द्रव्य से अवगत कराते हैं। यानी आज के सेशन में द्रव्य गुण जिंदाबाद है, दोनों ही हमारे द्रव्य गुण के ज्ञाता थे और इन्होंने हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी जिससे हम आयुर्वेद को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। मैं एक बार डॉक्टर बलदेव सर से निवेदन करूंगी कि अगर आप एक बार आशीर्वचन के लिए आ सके। डॉक्टर बलदेव सर। सर की एक्चुअली मीटिंग चल रही थी तो शायद अभी बिजी होंगे। तो मैं डॉक्टर दीक्षा खतूरिया से निवेदन करती हूँ कि आप आधिकारिक तौर पे एक बार पुनः धन्यवाद करके दोनों स्पीकरों के लिए। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि आपने बताया कि आज का हमारा सेशन डेफिनेटली द्रव्य प्रधान रहा, तो मेरे को भी शुरू से ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हम द्रव्य गुण को नॉन क्लिनिकल में काउंट करते हैं। एक्चुअली इट इज दी ओनली क्लिनिकल सब्जेक्ट मुझे लगता है जिसके बेस पर हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर विरल सर का रहा जो हमेशा ही बहुत इंफॉर्मेटिव रहता है। थैंक यू सो मच सर, जिस सहजता से आप हमें समझाते हैं, सच में ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं और आप हमें एक एक चीज दिखा के और एकदम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। सेकेंड लेक्चर के लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर अनुभा। मेरा लिए डॉक्टर अनुभा का फर्स्ट जो एक इंटरेक्शन या जो इमेज थी वो थी कि शी वाज होस्टिंग आवर एनुअल फंक्शन इन NIA। तो मैंने पहली बार उनको वहीं देखा था
एट दैट टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरी जूनियर या पीजी स्कॉलर है। मुझे लगा था कि शायद किसी को बाहर से बुलाया है करने के लिए होस्टिंग, बिकॉज कोई भी बच्चा वाज नॉट एग्रीड एट दैट टाइम कि होस्टिंग नहीं हम नहीं करेंगे, मे बी हेजिटेशन में भी किस वजह से। तो फ्रॉम दैट वेरी डे मुझे आई वाज हर फैन, उनके कॉन्फिडेंस की फैन। जैसा कि आपने कहा कि सहज है आपके लिए सब चीज करना, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज के लेक्चर से बच्चों को जो हेरिडिटी रिलेटेड जो आपने ज्ञान दिया वो तो जरूरी था ही, एक सहजता भी बच्चों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। और डेफिनेटली जो नॉलेज और जो अपने अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी है, जिस तरीके से आप ओपीडी में पेशेंट को ट्रीट करती है, एविडेंस बेस्ड जो आपने बात रखी वो तो इन्फॉर्मेटिव थी ही। तो एक एक्स्ट्रा जो तड़का था उसमें वो मुझे लगता है आपकी सहजता का और कॉन्फिडेंस था उसका था। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुभा फॉर दैट। थैंक यू मैम। डॉक्टर ममता Thank you, शांति ma'am. मंत्र ले लीजिए। हाँ जी ठीक। मैं शांति मंत्र के लिए सभी को आमंत्रित करती हूँ कि सभी अपना फोन अनम्यूट करके शांति मंत्र बोलें। भद्रां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति